नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पहलगांव के दोषियों को ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी ना की हो। मोदी बोले आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का आ गया समय। बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री साहब। अंग्रेजी में बोलकर प्रधानमंत्री ने विश्व को भी दिया बड़ा संदेश। देश को 13,480 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को भी समर्पित किया है। और आप देखेंगे कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ ना, जिसमें जो पर्यटक घूमने गए हुए थे उन्हें मारा गया, तो उन्हीं की बात हो रही। जम्मू कश्मीर में 370-35 से हटने के बाद दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। और आप देखिए उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र में मुठभेड़, सेना का जवान बलिदान। वायुसेना के लड़ाकू विमान पर कर रहे आक्रमण अभ्यास। ये 3 करोड़ और घर गरीबों को मिलेंगे, प्रधानमंत्री साहब करें। एक बात मैं और आप लोगों से बोलता हूं, देखिए पुलवामा आतंकी हमला हुआ, फिर इस तरह के और भी आतंकी हमले हुए हमारे देश में। अभी तक किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई कि भैया इसकी गलती थी इसलिए ये RDX आ गया और इसलिए ये दुर्घटना हुई। अभी भी आप देखते हैं कि ये जो दुर्घटना घटी, इसमें आप देखते हैं पाकिस्तान को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। अच्छी बात है, पाकिस्तान को मैं कहता हूं वो सजा मिलनी चाहिए कि वो भी रूह कांपे वहां के लोगों की और उनकी। लेकिन आप सोचिए कि हमें भी तो अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। हमें भी अपनी जांच एजेंसियों, जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, उन पर भी हमें सुधार करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ कोई आ जा रहा है, हमारे लोगों को मार जा रहा है और चला जा रहा है, हम लोगों को मालूम भी नहीं चल रहा है। और बाद में आप देखते हैं कि आप सोचिए कि अभी तक उन्हें मालूम नहीं है कि कहां गए, जमीन में घुस गए या आप देखिए आसमान में चले गए। और उन लोगों के कौन मददगार थे, उन मददगारों को भी तो देखना चाहिए। बिना मददगारों के भारत में थोड़ी आ गए होंगे वो और हमारे लोगों को मार गए होंगे। इसी तरह आप देखते हैं कि वो मुंबई आतंकी हमला हुआ था, संसद पर आतंकी हमला हुआ था। आप सोचिए कि उस समय भी तो कोई मददगार होगा ना भारत का। बिना भारत के मददगार की कोई हमारा गद्दार होगा, हमारा जो नमक खा रहा हो और आप देखिए पाकिस्तानियों के लिए निभा रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पाक अभिनेता फवाद की अब अबीर गुलाल भारत में नहीं रिलीज होगी, मूवी की बात हो रही है। ड्रग्स तस्करी बना ISI का आतंकी फंडिंग का नया जरिया। और आतंकी हमले में घायल डॉक्टर को अनंतनाग से दिल्ली लाया गया है। ये वही पहलगांव की बात हो रही है। भारत ने पाकिस्तानियों को दिए सभी वीजा रद्द किए हैं। पाक नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने को कहा गया। मेडिकल वीजा पर आए नागरिकों को 29 अप्रैल तक की मोहलत है। सभी भारतीयों को भी स्वदेश से लौटने को कहा गया है। एक बात आप लोगों से पूछता हूं, अब आप खुद सोच के देखिए। अब लोग कुछ भी कहते रहे, एक सीमा नाम की महिला आप देखते हैं पाकिस्तान से भारत आ जाती है नेपाल होते हुए, और हमारी एजेंसियों को मालूम नहीं चलता है। वो आप देखते हैं भारत में रहने लगती है, कई महीने तक रहती है, बाद में कुछ उनका अपना आपसी विवाद होता है, वो सामने आती है। और आप सोचिए आज तक उसे रखे हुए 3-4 बच्चों को लेकर वो यहां रह रही। यानी कि आप देखते हैं कि हमारी एजेंसियों को हवा तक नहीं लगी वो कहां से आ गई। ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और फिर दूसरी बात, हमारा भारत, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही अच्छे से, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पा रही। हमने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी कि भारत से चले आइए, भारत आ जाइए, भारत आ जाइए। अब करोड़ों लोग भारत में कहते हैं कि अवैध तरीके से रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, म्यांमार से रह रहे हैं, पाकिस्तानी रह रहे हैं। हमें कब इन्हें निकालेंगे? और आप देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे ना, उस समय ये चर्चाएं खूब हुई थी कि बीजेपी की सरकार आएगी, इन्हें निकाल के हिंद महासागर में फेंक दिया जाएगा, अरब सागर में फेंक दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? किसी एक को निकाला गया क्या? आंकड़े कभी जारी किए हैं सरकार ने? नहीं जारी किए ना। वही हाल है। पाकिस्तान ने दी परमाणु हथियारों की गीदड़ भभकी। या आप देखिए सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद के भारत के फैसले को करार दिया युद्ध। PM शहबाज की अध्यक्षता में हुई NSC की बैठक में कई फैसले। कहा पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए हर ताकत का करेगा इस्तेमाल। भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई मार्ग बंद करने का ऐलान किया है। और आतंकी हमला, हर कार्रवाई के लिए सरकार के साथ विपक्ष है। आप देखते हैं विपक्ष ने 100 में की घटना की निंदा। और आप देखिए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। सरकार ने हमले के बाद उठाए गए कदमों से विपक्ष को कराया अवगत। एक बात आप सभी को बता दूं कि हमारे देश का इस मामले में विपक्ष ठीक ठाक है, कि आप देखते हैं कि एक सरकार के साथ खड़ा रहता है। आप कुछ भी करिए, हम भैया आपके साथ हैं।
3 राज्यों के 10,000 जवानों ने माओवादी हिडमा को घेरा। कुख्यात माओवादी हिडमा समेत 30 माओवादी नेताओं की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तेलंगाना के कर्रेगट्टा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ा है। उन्हें मार गिराने के लिए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र की फोर्स के 10,000 से अधिक जवान सोमवार को, ये आप देखिए, अभियान पर हैं। सिंधु समझौता रद्द हुआ तो जम्मू कश्मीर बनेगा देश का पावर हाउस, और समझौते के कारण सिंधु, झेलम व चेनाब की पूरी क्षमता का नहीं उठा पा रहे हैं लाभ। भारत के हिस्से में आई नदियों से 3 गुना पानी है पाकिस्तान के हिस्से की नदियों में। कल हम लोगों ने सिंधु जल समझौते के बारे में बात भी की थी, विस्तार से जाना था। 1960 में हुआ था ना ये समझौता, और भारत रावी, ब्यास और सतलुज नदी के पानी का उपयोग करेगा। पाकिस्तान सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के पानी का उपयोग करेगा। और पंजाब के पूर्व सिंचाई सचिव काहन सिंह पन्नू का कहना है कि सिंधु जल समझौते के तहत जो 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में आई, उसमें पानी की मात्रा भारत के हिस्से में आई 3 नदियों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। उसी की बातें हो रही हैं। और भारत की तीनों नदियों के पानी मात्र 35 मिलियन एकड़ फीट है, और जबकि पाकिस्तान हिस्से में आने वाली नदियों में पानी 100 मिलियन एकड़ फीट है। ये भी आप देखिए। जल विद्युत की इस पर अपार संभावना है। पाकिस्तान को जाने वाले जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में अहम योगदान दे सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में चेनाब पर 3200 मेगावाट का आधा दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये सभी बहते पानी की परियोजना है। इनमें जल भंडारण की क्षमता नहीं है, ऐसे में यह पानी का रोकना संभव नहीं है। और वर्ष 2026 के अंत तक इनसे उत्पादन आरंभ हो जाएगा, और इन परियोजनाओं के डिजाइन में अभी परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि भविष्य की परियोजनाओं में जल भंडारण क्षमता को विकसित किया जा सकता है। अगर यह बांध बनाकर जल भंडारण क्षमता का विकास करें तो बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। बगलियार व अन्य परियोजनाओं के लिए भी वर्ष भर पानी उपलब्ध होगा। इसमें समझौते ने भारत की क्षमता को सीमित किया। पंजाब को पूर्व विशेष मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू बताते हैं कि यह कदम अल्पावधि में प्रतीकात्मक है, लेकिन यह लंबी समय में चली आ रही कानूनी बाधाओं को खत्म करने में मदद कर सकता है। इस संधि ने सिंधु, चेनाब और झेलम पर बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने की भारत की क्षमता को सीमित कर दिया था। अगर यह संधि रद्द कर दी जाती है तो भारत के पास घरेलू लाभ के लिए जल प्रवाह को फिर से आप देखिए व्यवस्थित करने के लिए विधायी और रणनीतिक दायरा बढ़ जाएगा। सिंधु नदी में काफी पानी है, लेकिन हम उससे बिजली बनाने का ज्यादा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये 50 लाख जुर्माना जमा होने तक तृणमूल को सांसद साकेत गोखले का वेतन अटैच है। पूर्व राजनयिक लक्ष्मीपुरी की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया है आदेश। आप देखेंगे, अवमानना कहने का मतलब है आप किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी कर रहे हैं और झूठी टिप्पणी कर रहे हैं तो वो आप पर अवमानना का केस दर्ज कर सकता है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये आप देखिए, दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। दिल्ली में 95 अपराधी गैंग से निपटने को फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूरी है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। आपका बहिष्कार आज से ट्रिपल इंजन सरकार। ये महापौर चुनाव की बात हो रही है। एक बात और बता दें आप लोगों को, यही तो राजनीति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता था इस बार महापौर उनका नहीं बनेगा, वो हार जाएंगे बहुत बुरी तरह से, इसलिए आप देखिए उन्होंने ना लड़ने का फैसला किया। 2025-26 के लिए डीडीए का 8,720 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। ठोस कचरे पर वरिष्ठ अधिकारी तैनात करे एनसीआर, राज्य कोर्ट कह रहा है। अदालत की धैर्य की परीक्षा न ले दिल्ली सरकार, डीडीए। ये हाईकोर्ट का जिला न्यायिक अधिकारियों के लिए सरकारी आवासों के निर्माण में हो रही देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। कागज में मलेरिया से नहीं होती मौतें, हकीकत अभी दूर है। विश्व मलेरिया दिवस की पर बात हो रही। NVBDCP के रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली में 5 वर्ष में मलेरिया से हुई सिर्फ 3 लोगों की मृत्यु पंजीकरण की रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया से हर वर्ष अभी भी औसतन 45 लोगों की हो जाती है मौत। आप देखेंगे, देख रहे हो आप लोग। अब वही ये बात हो रही, कितना पानी रोक सकता है भारत, ये भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। ये आप देख लीजिए, ये सिंधु, झेलम आप देख रहे हैं, चेनाब देख रहे हैं, ये रावी देख रहे हैं, ब्यास है, ये सतलज है, ये चीन, भारत, पाकिस्तान। यहाँ आप लोग देखेंगे ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, ये हमारा प्यारा भारत है।
तो आप देखिए 5 से 10% पानी ही रोक सकता है वर्तमान में भारत में बांध और जलाशय बनाने में लगेंगी बरसों समय। अभी भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता निलंबित करके पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। इस कदम के जरिए भारत ने सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट की है। अब 3 गृह युद्ध और बड़े आतंकी हमले झेल गया समझौता, फिर भी हम लोगों ने रद्द नहीं की थी, रोका भी नहीं था। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को पानी साझा करने की एक सफल समझौते के तौर पर देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का लंबा इतिहास रहा है। भारत पाकिस्तान में 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद 1965, 1971, 1999 में कारगिल युद्ध लड़ चुके। इसके अलावा भारत पिछले 35 वर्षों में से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। आतंकवाद में हजारों निर्दोष नागरिकों, हजारों सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवाई। अर्थव्यवस्था को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। इतने बड़ी कीमत चुकाकर भी मानवीय आधार पर भारत ने इस समझौते को जारी रखा। 2019 में पुलवामा हमले के बाद केंद्रीय नितिन गडकरी ने सिंधु नदी का पानी रोकने की धमकी जरूर दी थी, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की थी। देख रहे हैं। और ये आप देखेंगे 1 से 3 एक तिहाई बिजली पानी पाकिस्तान पैदा करता है हाइड्रो पावर से। 93% पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। देख रहे हैं। निर्माण के लिए नियम। सिंधु जल समझौता प्रभावी होने की सूरत में इन नदियों पर किसी तरह के ढांचे का निर्माण करने के लिए पाकिस्तान की सहमति की जरूरत होगी, क्योंकि इससे उसका मिलने वाला पानी की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। समझौते कुत्ते को निलंबित करके भारत सभी 6 नदियों पर बांध और पानी को डाइवर्ट करने वाले दूसरे ढांचे के निर्माण के लिए सहमति की जरूरत को बाईपास कर सकता है। इस तरह से पाकिस्तान जाने वाली पानी को भारत रोक सकता है। कैसे तैयार हुई सिंधु जल समझौते की जमीन? सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक 6 नदियों के पानी के बंटवारे का समझौता है। समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। 1947 में विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों में ही पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गए थे। और ये सभी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज भारत और पाकिस्तान में बहती हैं। पाकिस्तान का आरोप था कि भारत इन नदियों पर बांध बनाकर पानी का दोहन करता है, जिससे उसके इलाके में कम पानी आता है और वहां सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है। ऐसा हुआ विवाद का समाधान। भारत पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी को लेकर बढ़ता विवाद बढ़ता गया। 1949 में अमेरिकी विशेषज्ञ टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड ललियंथल ने विवाद समाप्त करने का प्रयास किया। सितंबर 1991 में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन रॉबर्ट ने इसमें मध्यस्थता की। विश्व बैंक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की बात हो रही है। एक देखिए जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कई बैठकों के बाद 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 12 जनवरी 1961 को इस संधि की शर्तें लागू हुई थी। ये भी देखिए। और आप देखिए संधि में क्या तय हुआ था। संधि में तय किया गया था कि पूर्व क्षेत्र की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का अधिकार होगा, जबकि पश्चिम क्षेत्र की नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन भारत के पास इन नदियों के पानी से खेती व अन्य इस्तेमाल का अधिकार रहेगा। और सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के कुल 16 ये आप देखते हैं कि 80 करोड़ एकड़ फीट पानी से भारत को 3.30 एकड़ पानी दिया जाएगा, जो कुल पानी का ये आप देखते हैं कि कितना 20% है। बाकी आप देखते हैं कि 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया। समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी आयोग का गठन किया गया, जिससे सिंधु आयोग नाम दिया गया। दोनों तरफ से एक आयुक्त इस समझौते के लिए तैनात किया गया। और यदि दोनों अपनी अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यही दोनों आयुक्तों को वर्ष में एक बार बैठक करनी होती है। और ये मीटिंग एक वर्ष में भारत में, दूसरे वर्ष पाकिस्तान में होती है। ये पड़ेगा सूखा अकाल। तो भारत की तरह पाकिस्तान की भी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत की तरह पाकिस्तान में कई नदियां नहीं हैं जिससे फसलों को सिंचाई हो सके। पाकिस्तान में भूगर्भ जल का स्तर पहले से ही बहुत नीचे जा चुका है। ऐसे में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी ही पाकिस्तान को सूखे और काल से बचाता है। अगर उसे यह पानी नहीं मिलता है तो उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। और 80% पाकिस्तान को पानी मिलता है सिंधु, झेलम, चेनाब का। 85% अनाज पाकिस्तान का पैदा करता है पंजाब प्रांत। 25% योगदान करता है कृषि क्षेत्र पाकिस्तान के खजाने में। और 70% ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका एकमात्र स्रोत है खेती। अब आप देखिए 20 से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं चालू और निर्माणाधीन है। पाकिस्तान की निर्भर है सिंधु
के पानी पर। जल विद्युत परियोजना समझौते में पाकिस्तान को दी गई पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के नियम भी हैं। पाकिस्तान परियोजनाओं के बारे में शिकायत भी कर सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बिजली बनाने के लिए पानी के प्राकृतिक प्रवाह का इस्तेमाल करते हैं। सिंधु नदी चीन से निकलती है और भारत से होकर पाकिस्तान पहुंचती है। बाकी दोनों नदियां भारत से निकलती हैं, इसलिए इसके प्रावधान पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगेगा वर्षों समय। वर्तमान में भारत के पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वह पानी को रोक सके या अपने इस्तेमाल के लिए नदी के प्रवाह को डाइवर्ट कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा भारत पानी के प्रवाह का 5 से 10% रोक सकता है। अगर भारत इन नदियों पर बड़े जलाशय बनाता है तो इसमें वर्षों समय लग सकता है। इसके लिए गहन सर्वेक्षण और बड़े निवेश की जरूरत भी होगी। बाकी देखते हैं क्या होता है, आने वाला समय बताएगा। बाकी आप देखिए दुनिया भर से आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, संवेदनाएं जताई जा रही हैं, समझ रहे हैं। अरब सागर में भारत की मध्यम दूरी की मिसाइल ने भेदा लक्ष्य। INS सूरत ने दागी MRSAM मिसाइल। पाक भी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करेगा। क्या करें, व्यापार खत्म करने से पाकिस्तान में दवाएं और चीनी होंगी महंगी। 2023-24 में आप देखिए भारत ने $1.2 अरब का निर्यात किया, वो सिर्फ 28 लाख का किया था भारत आयात। भारत के कुल व्यापार में पाकिस्तान के साथ व्यापार की हिस्सेदारी सिर्फ 0.06% है। और वैसे भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते पहले से ही बुरे चले आ रहे हैं ना। ये सब वही हो रहा है, पहलगाम की चर्चाएं चल रही हैं। रीट्रेस स्टडी मनी के दौरान भारत पाकिस्तान के द्वार नहीं खोले गए, ये देख लीजिए। देखिए हम लोग आप लोग अंदाज नहीं लगा सकते हैं। जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया, अपने मेंबर्स को खोया, वो उस दुख को, उनके दुख अलग ही होगा। आप सोचिए 10 दिन 12 दिन पहले शादी होती है, जिसका पति की डेथ हो जाती है, उस पर क्या बीतती होगी। रूह कांप जाती है वो बातें सोचकर। और मैं कहता हूं कि ये किसी के हिमायती नहीं है, किसी धर्म के हिमायती हैं, किसी जम्मू कश्मीर के हिमायती हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप सोचिए कि इसमें सबसे ज़्यादा पर्यटन से फायदा होता है वहाँ के मुस्लिमों को। वो खच्चर घोड़े और आप देखिए व्यापार करते हैं, रोजगार मिलता है। और आप देखते हैं कि अब टिकट कैंसिल करवाने ले लो, अपनी मौत का सौदा तो नहीं करेंगे ना लोग। वहाँ आप देखते हैं इस तरह की दुर्घटना हुई, अब लोग नहीं जाएंगे ना। इस तरह की घटना अंजाम दे दिया गया, वहां लोगों को मारा गया, घूमने थोड़ी जाएंगे। तो कैंसिल कर रहे हैं लोग, वापस लौट रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों ने देखा है, इस तरह की पूरी स्थिति में भी हमारी जो कंपनियां हैं, जो आप देखते हैं कि हवाई जहाज जो भी कंपनियां हैं, ये बड़ा फायदा उठाती हैं। आप सोचिए जैसे ही आप देखिए दुर्घटना घटी और वहां से आप देखते हैं कि लोगों को लौटना हुजूम उमड़ा, इन्होंने अपना किराया महंगा कर दिया था। बाद में सरकार को इंटरफियर करना पड़ा। इन्हें फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें तो कमाई से मतलब होता है। मैं इसलिए तो कहता हूं कि प्राइवेट वाले, यही प्राइवेटेशन का नुकसान होता है कि ये तो आपदा में भी अवसर खोजने लग जाते हैं। ये बौखलाहट में शिमला समझौता रद्द कर अपने ही हाथ जलाएगा पाकिस्तान। ये शिमला समझौता क्या है आखिर? तो आप देखिए शिमला समझौते का मुख्य बिंदु नियंत्रण रेखा यानी कि LOC की पवित्रता बनाए रखना है। पाकिस्तान ने इस समझौते को स्थगित करने की बात कही है। यह संकेत करता है कि अब LOC की कोई मान्यता नहीं है। इसके साथ भारत को भी LOC पर पार करने की स्वतंत्रता मिल सकती है। परमाणु समझौता, परमाणु हमलों को रोकने के लिए किए गए 2 समझौतों के निलंबन एक चिंताजनक कदम है और यह वैश्विक स्तर पर परमाणु आपदा की संभावना को बढ़ा सकता है। और इसी प्रकार बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की पूर्व सूचना पर भी एक समझौता है, जिसके बिना गलतफहमियों का जोखिम बढ़ जाएगा। नशीले पदार्थों की तस्करी, भारत और पाक के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी, समुद्री आपदाओं और दूरसंचार संबंधों के खिलाफ सहयोग के लिए कई समझौते और इन समझौतों का निलंबन पाकिस्तान की ओर से नशीली दवाओं की तस्करी की समस्या को और बढ़ा सकता है। असल में पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं की तस्करी का एक प्रमुख केंद्र है। हवाई मार्ग बंद करने का ऐलान, पाक ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई मार्ग बंद करने का ऐलान किया है। यह निलंबन कुछ निजी भारतीय एयरलाइन के व्यवसायिक हितों को प्रभावित करेगा, साथ ही पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचेगा। उसे भारतीय उड़ानों से मिलने वाले राजस्व से वंचित होना पड़ेगा। सिखों को वीजा प्रतिबंधों में छूट, 1974 में हुए समझौते के तहत दोनों देशों के तीर्थयात्रियों को एक दूसरे से
के देश में यात्रा करने की सुविधाएं हैं, इसमें तीर्थयात्री प्रभावित होंगे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को कुछ वीजा प्रतिबंधों को छूट देने का उल्लेख किया है, यानी यह सीधे सीधे संप्रदाय के आधार पर विभाजन का उसका प्रयास है, ये आप समझ सकते हैं। और यह बात आती है कि सिंधु जल समझौता स्थगित करने की भारत की घोषणा से बौखलाए पाकिस्तान ने 1971 में हुए शिमला समझौते सहित सभी द्विपक्षीय समझौते निलंबित करने की धमकी दी है। क्यों हुआ था ये शिमला समझौता? तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे पाकिस्तान के अत्याचारों को रोकने के लिए सैन्य हस्तक्षेप किया था। मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके दुनिया के नए नक्शे पर बांग्लादेश का नया भारत एक देश बनाया था। पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत ने करीब 93,000 लोगों को युद्धबंदी बनाया था। इनमें अधिकांश सैनिक और सैनिक बल के जवान थे। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान के करीब 5,000 वर्ग मील इलाके पर भी कब्जा कर लिया था। देखिए बांग्लादेश देख रहे हैं ना, उसी की बात हो रही। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अब आप देखते हैं कि शिमला समझौते के अहम प्रावधान। तो शिमला समझौते में कई अहम प्रावधान है, जिसे पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को वापस पटरी पर लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। शांतिपूर्ण समाधान। समझौते के जरिए भारत पाकिस्तान ने तय किया कि दोनों देश कोई भी विवाद आपसी बातचीत से सुलझाएंगे। इसमें कोई तीसरा देश या संगठन दखल नहीं करेगा। युद्धबंदियों की रिहाई। भारत पाकिस्तान युद्धबंदियों की रिहाई के लिए सहमत हुआ और पाकिस्तान से रिश्ते सामान्य बनाने और बांग्लादेश की संप्रभुता को मान्यता देने पर सहमति जताई। और नियंत्रण रेखा, तो जम्मू एवं कश्मीर में युद्ध विराम सीमा को नियंत्रण रेखा LOC बनाया गया और यह तय किया गया कि कोई भी पक्ष इसमें एक तरफा बदलाव नहीं करेगा। और इन लोगों ने समझौते पर किया हस्ताक्षर। करीब 16 महीने बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने वहां 2 जुलाई 1972 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। इसमें दोनों देशों ने शांतिपूर्ण तरीके और बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने पर सहमति जताई। इसका मकसद शांति बनाए रखना और रिश्तों में सुधार था। असर और विरासत। याद देखिए, द्विपक्षीय समाधान समझौते ने दोनों देशों के बीच विवादों का द्विपक्षीय समाधान करने की परंपरा स्थापित की और इसमें विदेशी हस्तक्षेप की गुंजाइश कम की। कश्मीर में स्थायित्व। नियंत्रण रेखा ही भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा बन गई और इससे दोनों देशों के कई बार ऐसे संघर्ष से बच सके जो पूर्ण युद्ध का रूप ले सकते थे। राजनयिकों की भी संपर्क। शिमला समझौते ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संपर्कों का रास्ता खोला और इसके विश्वास बहाली के कदम में आसानी हुई। चुनौतियां, तो शिमला समझौते में कई चुनौतियां का सामना भी किया। भारत पाकिस्तान कई बार एक दूसरे पर शिमला समझौते का उल्लंघन करने और समझौते की भावना का सम्मान न करने का आरोप लगा चुके हैं। 1999 का कारगिल युद्ध भी समझौते के उल्लंघन का नतीजा था, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसकर सुरक्षित ठिकानों बना लिया था। तो उसी की ये सब आप देख रहे हैं, वही बातें हो रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। वायुसेना के रफेल व सुखोई 30 कर रहे हैं आक्रमण अभ्यास। ये वायुसेना के विमानों को पूर्वी हिस्से सहित एयरबेसों से स्थानांतरित किया गया, ये आप देखेंगे। ये आप देखिए, पाकिस्तान का बचाव करने पर गिरफ्तार किए गए, ये आप देखें AIUDF विधायक, यानी कि आप समझ सकते हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक। मतलब सोचिए कि मैं कहता हूं कि कोई भी हो, उनकी तो सदस्यता रद्द कर देना चाहिए। जो बाहर यहां खा रहे हैं, हमारे लोग मारे, और आप हमदर्दी रखें किसके प्रति? पाकिस्तान के प्रति। ईडी ने फिडजी कोचिंग से संबंधित 8 ठिकानों पर छापेमारी की। कोचिंग सेंटर बंद कर छात्रों की बीच हड़पने का मामला है। देखिए, ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। निदेशक पायल कपाड़िया को मिला फ्रेंच नागरिक सम्मान। ध्वज पर मौजूद चक्र वास्तव में धर्म चक्र है, मनमोहन वैद्य कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरवाहक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो RSS की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन, और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। KV हेडगेवार इसके फाउंडर थे। UGC रैंकिंग और यौन उत्पीड़न पर अधिसूचित करे मसौदा नियम, ये कोर्ट कह रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों को, विश्वविद्यालयों
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तैयार किया मसूदा नियम 2025 शिक्षण संस्थानों में रैगिंग, यौन उत्पीड़न और भेदभाव दूर करने के लिए तैयार किए नियम। देखिए एक और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अब तो काफी हद तक आप देखिए रैगिंग पर प्रतिबंध लग चुका है। पहले बच्चों की जान भी चली जाती थी, आप देखेंगे इस वजह से। निर्विरोध निर्वाचन पर सुप्रीम कोर्ट ने आप देखते हैं कि केंद्र से मांगा जवाब। कोर्ट ने कहा निर्विरोध निर्वाचन से पहले यह देखना चाहिए कि उम्मीदवार को कितने लोगों का समर्थन है। देख लीजिए भैया। और आप देखते हैं कि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी नाम की संस्था की तरफ से 2024 में दाखिल याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है। यह धारा कहती है कि जब कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव मैदान में ना हो तो इकलौता प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित माना जाएगा। ये आप देखेंगे गोधरा मामले में सुप्रीम कोर्ट में 6 और 7 मई को करेगा अंतिम सुनवाई। ये गुजरात 2002 के गुजरात के गोधरा में जो साबरमती एक्सप्रेस जलाए जाने की बात है ना, उसी की बातें की जा रही। ये बंगाल में हैम रेडियो तरंगों पर पकड़ी गई संदिग्ध की आवाज। ये आप देखिए क्या है हैम रेडियो। हैम रेडियो संचालकों को केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत लाइसेंस प्राप्त होता है और उन्हें विशिष्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके संचार करने का अधिकार होता है। दूर दराज के स्थानों जहां फोन या इंटरनेट काम नहीं करता है, हैम रेडियो के माध्यम से संचार और बातचीत स्थापित करना संभव है। नर्मदा की मिट्टी से माला बनाकर महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने जबलपुर में आप देखते हैं कि 600 महिलाओं को दिलाया प्रशिक्षण, कर रही हैं अच्छी कमाई। बहुत अच्छी बात है। 3 तलाक पर रोक, तलाक ए एहसन पर नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR खारिज कर दी है। यहां भी आप देखते हैं कि ये नेस्ले इंडिया को 873 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। देख रहे हैं भैया। इस्पात जैसे मजबूत भारत के लिए जुटे उद्योग। इंडिया इस्पात 2025 में PM मोदी ने कहा कच्चे माल की सुरक्षा के लिए वैश्विक भागीदारी करें मजबूत। नई प्रक्रियाएं अपनाने व नवोन्मेष सहित कोयले का आयात कम करने पर भी विचार करें उद्योग। PM ने स्वीकारा कच्चा माल प्राप्त करना इस्पात क्षेत्र के लिए एक बड़ी चिंता है। निष्क्रिय पड़ी नई खदानों में खनन कार्यों में लाएं तेजी। 2030 तक इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 160 किलो करने का लक्ष्य है। निवेश करने के दौरान सावधानी बरतें निवेशक। BSE CEO कह रहे हैं। सुंदरारामन राममूर्ति ने कहा कि केवल नियमों से नहीं हो सकती है निवेशकों की सुरक्षा। छोटे निवेशक म्यूचुअल फंड का विकल्प चुनें। बीते तिमाही में HUL का शुद्ध लाभ आप देखिए 3.3% घटा। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का लाभ 87% बढ़ा। स्टार्टअप MSME के पेटेंट आवेदन 310% बढ़े। मीनाक्षी चौधरी बनी मिठू टावल की ब्रांड एम्बेसडर। ट्रकों व भारी वाहनों के लिए सुरक्षा रेटिंग जल्द, गडकरी साहब करें। मुनाफा वसूली से थमी शेयर बाजारों की तेजी। स्थिर रहेगी कंपनियों की राजस्व वृद्धि। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा जनवरी मार्च 2025 में आप देखिए परिचालन लाभ लगभग 8% रहने का अनुमान है। और FMCG क्षेत्र में धीमी वॉल्यूम वृद्धि के बीच कीमतों में बढ़ोतरी से 4 से 6% बढ़ सकता है। राजेश। कैनेरा और इंडियन बैंक ने कर्ज पर ब्याज घटाया। भारत के 2047 के विजन का लक्ष्य देश को नवाचार सतत विकास के केंद्र में बदलना है। प्रधानमंत्री ने कहा युवाओं व सशक्त संस्थाओं के जरिए भारत के ऐतिहासिक परिवर्तन करने के लिए तैयार है। देश में बनेंगी 2 लाख नई सहकारी समितियां भी। पहली बार हनुमानगढ़ी से बाहर निकले मुख्य महंत। मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए नहीं होगी पेड़ों की कटाई। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ किए जाएंगे स्थानांतरित हर पेड़ की 3 से 5 वर्ष तक होगी निगरानी। अच्छी बात है। करोड़ दहेज लोभियों ने महिला के पैर तोड़े, मुंह में घुसाए सरिया। ये देख सकते क्या बोले।
मैं कहता हूं ना कि अब देखिए महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को आप देखते हैं कि कानून की सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन ये क्या रहता है कि पहुंच नहीं रहती है, जागरूक नहीं रहती है, इतनी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, तो उसका फायदा लोग उठाते रहते हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं कि ऊपर रूसी सेना का बड़ा हमला, 12 मरे 90 घायल। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी अशांति फैली हुई है। ये रूस यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, इनमें भी चल रहा है लंबे समय से। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने ढाका का दौरा स्थगित किया। लादेन जैसा असीम मुनीर का भी अंत होना चाहिए, माइकल रूबिन कह रहे हैं। शीर्ष अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ ने पहलगांव हमले के पाकिस्तान की भूमिका की निंदा की। कहा पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर व ओसामा बिन लादेन में कोई अंतर नहीं है। पाक को आधिकारिक तौर पर आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित करने का आह्वान भी किया। भारत को पाकिस्तान उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ वही करना चाहिए जो इजरायल ने हमास के साथ किया। अमेरिका से व्यापार समझौता करने वाला पहला देश हो सकता है भारत, विसेंट कह रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री बोले अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत अधिक टैरिफ नहीं लगाता है। गाजा में चल रहा है, गाजा में इजरायल गोलाबारी में 44 लोग मारे गए। बस आप लोग तो इन देशों के बारे में याद रखिए और कहाँ अवस्थिति उनकी ये भी है। टैरिफ पर अमेरिका नहीं कर रहा है वार्ता, चाइना कह रहा है। ड्रैगन ने कहा कि अमेरिकी कदम का तथ्यात्मक आधार नहीं है, अमेरिका को के कदम चीन करेगा हर संभव मुकाबला। ये आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने चाइना पर बहुत बड़ा टैरिफ लगाया ना। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर ट्रंप करेंगे रैली। अगले सप्ताह मिशिगन में मैकाव काउंटी में होगी आयोजन। ये श्रीलंका में बौद्ध दंत अवशेषों के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। ये है श्रीलंका, पाक जलम्बरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिल जाएगी। इस्तांबुल में भूकंप के झटके, कई लोगों ने घर से बाहर बिताई रात। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा, आप देखेंगे। ये चैनडोंग, चैन, झंगिरवई और वांगजी देख रहे हैं। लेकर सैन झोउ 20 अंतरिक्ष चीन के जियोक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से आप देखते हैं रवाना हुआ है। ये पोप फ्रांस के सम्मान में कल भी राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है ना। यहाँ भी आप देखते हैं कि ये खेल का क्षेत्र है, खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। अभी तो आप आईपीएल देख रहे हैं। आईपीएल 2007 में स्थापना हुई थी, पहला संस्करण 2008 में हुआ था इसका। इस सुपर वेट रैपिड बेल्टज में निगाहें प्रज्ञानंद पर, भारतीय ग्रैंड मास्टर है ना। गौरव ने 63 का कार्ड खेलकर बनाया रिकॉर्ड। गोल्फर नितिन वेलोरकर ने बनाई एकल बढ़त। गोवा के नितिन वेलोरकर ने गुरुवार को यहाँ तीसरे महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में यूनाइटेड और जमशेदपुर क्वार्टर फाइनल में ये छठा खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे, रोहित बोल्ट कह रहे हैं। ये मॉनफिल्स मैड्रिड ओपन में जीतने वाले उम्रदराज खिलाड़ी बने, आप देखेंगे। नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता में उतरेंगे, थॉमस पीटर्स। अनिमेश कुजूर का 200 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड, ये आप देखेंगे। फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चित्रा वेल ने त्रिकोण में राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की है। पीएसएल प्रसारण दल में शामिल भारतीयों को पाक छोड़ने का आदेश दिया गया। कोपा डेल रे कप फाइनल मुकाबले से पहले रेल की जीत। बिना सुनवाई लंबे समय तक जेल में रखकर सजा नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार एक आरोपित को दी जमानत। कहा 2019 में दर्ज मामले में अभी शुरू नहीं हुआ मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव को 8 मई तक की अंतरिम जमानत दी। बीमार मां से मिलने के लिए कड़ी शर्तों की आप देखते हैं कि अंतरिम जमानत दी है। नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे दिल्ली के छात्र ने की आत्महत्या। ये मैं कहता हूं देखिए बच्चों से कि हमेशा की आत्महत्या तो कोई भी समाधान नहीं हो सकता है किसी समस्या का। ठीक है, अगर आपको लगता है इस बार नहीं हो रहा है तो मैं कहता हूं बड़ी शांति सोचिए, आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए, आप देखेंगे। उत्तराखंड में शुरुआती 1 माह 4 धाम में नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के लिए किए गए होल्डिंग एरिया चिन्हित।
यहाँ भी आपको जानकारी मिल जाती है जनरल नॉलेज की, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। भारत में पहली बार दूरदर्शन ने टेलीविजन पर किया रंगीन प्रसारण। 1982 में आज ही भारत में पहली बार टेलीविजन पर रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। इसे मद्रास अब चेन्नई से शुरू किया गया था। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यह 15 सितंबर 1959 को हुई चुकी थी, लेकिन रंगीन टीवी के आने से दूरदर्शन को बहुत अधिक लोकप्रियता मिली। बेल लैब्स ने पहली बार व्यवहारिक सोलर सेल बनाने की घोषणा की। 1954 में आज ही अमेरिका की बेल लैब्स ने सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में सक्षम पहला व्यवहारिक उपकरण सिलिकॉन सोलर सेल बनाने की घोषणा की थी। इसका आविष्कार डेरिल चैंपियन, केल्विन फुलर और गेराल्ड पेयरसन ने किया था। हिंदी के संवर्धन और में आचार्य चंदबली का अहम योगदान है। आचार्य चंदबली पांडे का जन्म 1904 में आज ही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान हिंदी के प्रचार प्रसार में जुट गए। 1949 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहने के अतिरिक्त नागरी प्रचारणी सभा के भी सभापति रहे। तसबुक अथवा सूफी मत, राष्ट्रवाद पर विचार, कालिदास, केशवदास, तुलसीदास उनकी उल्लेखनीय रचना। उस दौर के हिंदू उर्दू विवाद के समय अपनी रचनाओं उर्दू का रहस्य, कुरान में हिंदी के जरिए तर्क सम्मत ढंग से हिंदी के लिए अपना पक्ष रखा। एनीमिया से गर्भस्थ में हृदय रोग का खतरा 47% अधिक है। यूके के शोधकर्ताओं ने जनवरी 1998 और अक्टूबर 2020 के बीच गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य रिकॉर्ड विश्लेषण किया है। 2700 से ज़्यादा महिलाओं के बच्चों को जन्म के समय दिल की समस्याओं का पता चला, जबकि 13,880 महिलाओं में ऐसा नहीं था। शोधकर्ताओं ने एनीमिया को गर्भवती चूहों में भी संतान में हृदय दोष पैदा होने के खतरे के कारक के रूप में पहचाना। इंडोनेशिया में पृथ्वी का उत्सव। इंडोनेशिया की बाली द्वीप पर डेनपसार के एक मंदिर में धार्मिक त्यौहार गेलुलंगन मनाने के लिए आप देखिए प्रार्थना करने पहले बाली के हिंदू प्रसाद तैयार करते। बाली के हिंदू अनुयायी पृथ्वी और इसकी संरचनाओं के निर्माण के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए गेलुगन दिवस या फिर पृथ्वी का उत्सव मनाते हैं। गेलुंगन बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। इसमें सड़कों को बांस के खंभों से सजाया जाता है, जिन्हें पिंजोर कहा जाता है। उन पर प्रसाद, चावल, केले, नारियल आदि लटकाए जाते हैं। छठी मंजिल से गिरी महिला उठी और चल पड़ी। मास्को की घटना गजब। लगातार गर्मी से जलवायु टेम्पिंग पॉइंट पर पार होने का खतरा बढ़ा और एक्सेटर यूके और हैम्बर्ग जर्मनी के विश्वविद्यालयों की शोधकर्ताओं ने कम, मध्यम व उच्च उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत खतरे का विश्लेषण किया। दक्षिण अमेरिका में अमेजन वर्षावन के भीतर टेपिंग पॉइंट के होने की संभावना 53% होने का अनुमान है। विज्ञानियों को मस्तिष्क के सीखने की नई प्रक्रिया का पता चला, अनुसंधान कर रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।